मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, लॉर्ड बुद्धा नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को जितने भी प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं सबके बारे में मैंने नॉलेज दिया, बताया, समझाया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से वो जानकारी हो गई होगी, आप याद कर चुके होंगे। अगर याद नहीं किए होंगे तो उसको बार बार रिव्यू करके आप देखिए, उसको याद रखिए। याद रखेंगे तो आगे समझने में बहुत सहूलियत होगी। जैसा कि आज जो है आप लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, आप इस आज जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सीधे मैं चलता हूँ अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है टेंस। ये टेंस क्या है साथियों? टेंस जो है, टेंस का अर्थ होता है काल, लेकिन टेंस का जो अर्थ होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि जो काम करने में जो समय लगता है, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको, उस समय को टेंस कहा जाता है। टाइम और टेंस अलग अलग चीज। टाइम माने भी समय होता है, काल माने भी समय होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। काम करने में जो समय लगता है उसको टेंस कहा जाता है, और समय जो है, समय तो यूं ही जो चलते रहता है, किसी भी समय को समय हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो टेंस है, टेंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस काल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये तीनों जो टेंस है, ये तीनों टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनका अलग अलग पहचान होता है। कैसे हम जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है? तो उसके लिए पहचान यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि है हूं हो को प्रेजेंट जानो। जिन वाक्यों के अंत में है हूं हो आ जाए तो समझिए कि वो प्रेजेंट टेंस का है। तो है हूं हो को प्रेजेंट जानो, था थे ती या ये ई आ ए ई को पास्ट, और गा गे गी को फ्यूचर मानो, करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो दोस्तों, ये शॉर्टली ये पहचान है टेंस के जो वाक्य होते हैं कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। तो उसके अंत में ये रहने वाली चीजें, अगर है हो आता है तो समझिए कि प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में था थे थी आता है, या ये ई आ ए ई आता है, तो समझिए कि वो पास्ट टेंस में है। अगर गा ये गी आता है तो समझिए कि वो फ्यूचर टेंस में है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 टेंस आपको बताए गए, तो समझिए कि ये तीनों टेंस के 4-4 भेद होते हैं। तीनों टेंस के 4-4 भेद होते हैं। यानी यह समझिए कि टेंस अगर दादा है तो उनके ये 3 बेटे, और इनके प्रत्येक के ये तीनों बेटों के फिर 4-4 ये बेटे होते हैं, 4-4 बेटे होते हैं। हाँ, तो दोस्तों, तो मैंने बताया कि ये जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भेद, उसी तरह से पास्ट के भी 4 भेद, फ्यूचर के भी 4 भेद। नाम चारों का एक ही रहता है, केवल यहाँ पर बदल देते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अगर पास्ट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट कहेंगे। यानी इसी तरह से चारों का नाम एक ही है, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के 4 भेदों के बारे में ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी अनिश्चित काल होता है। इस काल से निश्चित समय का बोध नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो काम लगातार, यानी जो समय लगातार चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। ये कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू जिसको हम बोलते हैं, लगातार। और ये परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी जो काम या समय पूरा हो गया, जो काम पूरा हो जाता है उसको परफेक्ट समझा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, परफेक्ट मैंने यहाँ पर बताया मैंने पूर्ण, और कंटिन्यूअस मैंने अपूर्ण होता है, यानी अधूरा लगातार भी चल रहा है, तो पूर्ण और अपूर्ण। तो ये पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान, इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो आज हम किसी एक टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल, यानी वह समय
जो अनिश्चित है। कोई भी काम होता है तो उसके समय का निश्चित पता नहीं होता, इनडेफिनिट होता है, इसीलिए इसका नाम है अनिश्चित वर्तमान काल। और इसका पहचान कैसा वाक्य होता है इसमें, तो जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में, अब मुख्य क्रिया आ गई, मुख्य क्रिया का मतलब पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब काम है। तो इन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि लगा रहता है, तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसके रूल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बनाने के, वो समझते हैं। तो जैसा कि टेंस आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया गया है, जो असर्टिव सेंटेंस है वो जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए गए हैं, तो वही चीज के सबका अलग अलग रूल्स बताएंगे। तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पढ़े होंगे तो पहले ध्यान दीजिए कि उसमें बताया जाता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सेम वही चीज यहाँ पर है। अंतर क्या है, यहाँ पर V1 और V5 दो चीज दिए गए हैं। तो V1 के बारे में जो क्रियाओं के रूप है V5 तक, तो V5 का मतलब होता है क्रिया में जब एस एस जोड़ा जाता है, आपको लिखाया गया होगा, कुछ वर्ब के रूप हम लिखवाए थे तो आपको याद होगा। तो V5 का मतलब जब क्रिया में एस या एस जोड़ दिया जाता है तो उसको V5 कहा जाता है। तो V1 या V5 दोनों में से कोई एक रहता है। तो V1 कब होता है, V5 कब होता है, ये आगे बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो शब्द बच जाते हैं अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। आइए अब इसको देखते हैं नोट में कि V1 कहाँ लिखेंगे, कहाँ V5 लिखेंगे। तो आई, वी, यू, दे आदि प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी बहुवचन के सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे को लेकर के बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ हमेशा V1 ही रहेगा, यानी इसमें कुछ अपने से जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। और यदि ही, सी, इट, नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट, नेम, नेम में तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदमी का, मोहन, सोन, सीता, गीता, सब कुछ जो कुछ भी तो एक वचन में रहेगा, तो उनके साथ जो है V5 क्रिया। V5 का मतलब यहाँ पर मैंने शॉर्ट में जानने के समझने के लिए लिख दिया हूँ कि क्रिया में एस या ईएस लिखा जाता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब इसके साथ आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द लगा रहता है। तो उसका रूल्स क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज आ जाता है, बस यही इसमें बढ़ गया है। इसमें पर नोट छूटा हुआ है, यहाँ पर प्लस 9 इसके बाद दिया। तो सब्जेक्ट फिर डू डज, इसके बाद नॉट, फिर V1, इसके बाद तब ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर अदर वर्ड्स। तो ये रूल्स है। अब यहाँ भी डू और डज है, कहाँ डू लिखेंगे कहाँ डज है, वही चीज। ये डू है तो समझिए कि V1 है, और डज है तो समझिए कि V5 है। तो जहाँ पर V1 का प्रयोग यहाँ पर आई वी के साथ किया जाता है, और V5 का प्रयोग इस सीखने के साथ। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए जानकारी के लिए कि आई, वी, यू, दे आदि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, और ही, सी, इट, नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। आइए अब इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करके हम देखते हैं, वाक्यों में इसका उपयोग करके हम देखते हैं कि कैसे ये इस रूल्स पर कैसे खड़ा उतरता है। पहला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब देखिए पहचान पर अगर देखते हैं तो पढ़ता हूँ, क्रिया पढ़ना है, इसमें ताहू लगा हुआ है, जैसा कि पहचान होता है ताहू ये सब लगा रहता है। तो पढ़ता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। अब इसका रूल्स है कि सब्जेक्ट प्लस V1। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद V1 पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तब अंग्रेजी। यानी हमेशा ये ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमेशा अंत में रहा करता है, वर्ब हमेशा अंत में रहा करता है। लेकिन जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद उसी का अर्थ होता है। सब्जेक्ट पहले मैं का अंग्रेजी आई हो गया, इसके बाद पढ़ता हूँ तब अंग्रेजी लिखेंगे, तो आई रीड V1 इंग्लिश। यहाँ पर या जियो का त्यों जैसे वैसे V1 का मतलब जियो का त्यों रख दिया जाता है, तो आई रीड इंग्लिश, इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया। ऐसा नहीं कि आई के साथ फिर आई एम लिखने होगा लिए तो गलत हो जाएगा। इस टेंस में कहीं भी इज आर एम का प्रयोग नहीं लिखा गया है, इसलिए इज एम आर का प्रयोग भूल कर बीच में नहीं करना है। दूसरा है मोहन अंग्रेजी पढ़ता है। अब यहीं पर मैं की जगह पर मोहन कर दिया गया, तो ये अब आ गया दूसरा इसमें यहाँ पर ही सीट नेम में आ जाएगा। तो यहाँ पर है मोहन सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद V5, यहाँ पर V5 का प्रयोग किया जाएगा क्रिया में एसीएस ही सीट नेम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करें, तो V5 यहाँ पर रीड है, यहाँ पर रीड्स कर दिया गया इंग्लिश से। वही चीज केवल अंतर हुआ क्रिया में यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ V1 है यहाँ पर V5 है।
आगे देखते हैं गाय घास खाती है, तो गाय भी नाम है, थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर शब्द एकवचन है, तो गाय घास खाती है, तो गाय तब खाती है तब घास, तो गाय द काऊ खाती है, ईट्स, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन में, तो इसके साथ भी फाइव का प्रयोग किया गया, और ग्रास, द काऊ ईट्स ग्रास, और गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। अब ये गाय घास खाती है सिंगुलर है, गाय प्लूरल है, तो प्लूरल में लिखाया गया है कि V1 का प्रयोग होता है, तो इसलिए काउस यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ईट की जगह पर ईट हो गया, काउस ईट ग्रास। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो अब इसमें यदि सब्जेक्ट के बाद डू या डज लिख करके तब नोट का प्रयोग करते हैं, तो यू हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद अब यहाँ पर डू डज हमको देखना है, तो यहाँ पर नियम देखिए नोट में आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है, तो यू के साथ डू लिखेंगे, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर आप डू नॉट अलग अलग लिखा गया है, अगर आप एक साथ कर देते हैं, डोंट कर देते हैं तो और अच्छा होता है, तो ओ को हटा करके यहाँ पर कॉमा दीजिए, यू डोंट गो टू स्कूल। नॉट भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अभ्यास कीजिए कि ये के साथ मिला करके लिखे, ओ को साइलेंट किया जाता है, एन टी के बीच में कॉमा दिया जाता है, तो यू डोंट गो टू स्कूल। अब वहीं पर अगर यू के जगह पर वह हो जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ही, अब ही के साथ यहाँ पर लिखा गया है कि ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ सिंगुलर शब्द के साथ डज का प्रयोग होता है, तो ही डजंट, यहाँ पर डोंट है, यहाँ पर डजंट है, डजंट गो टू स्कूल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जो पहले आपको जो सेंटेंस बताए गए थे, सेम वही नियम यहाँ पर भी लगा हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन V5 को लेकर होता है, किसी पर V1 होता है, किसी में V5 होता है, किसी में V2 होता है, किसी में V3 होता है, किसी में V4 होता है, तो इसी पर ध्यान देना होता है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का रूप रहेगा, यही आपको याद करना था। बाकी जो शब्दों को जो रखने का सिलसिलेवार है, जो तौर तरीके हैं, वे सेम उसी तरह से होता है जैसा कि आपको सेंटेंस बताया गया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, समझने की कोशिश किए होंगे, तो आपको पता चला कि जैसे उसमें बताया गया था जो शब्दों को लिखने का तौर तरीका, शब्दों को सजाने का जो तरीका है, तो वो उसी ऑर्डर में है जैसे पहले बताया गया था, उसी ऑर्डर में यहाँ भी है। आगे भी हर टेंस में वैसा ही मिलेगा, तो बदलेगा क्या, यही V1 V2 V3 यही सब क्रियाओं के रूप बदलते हैं, कहीं ई मार आ जाता है, कहीं आई जेब आ जाएगा इत्यादि, वही सब केवल भाग यानी बदलता है, बाकी कोई भी चीज बदलता नहीं है। जो वर्ड्स होते हैं उनको रखने का जो जगह होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो बस यही होता है जो आपको सेंटेंस में पढ़ाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे। और एक चीज और, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि आपका हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।